नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कानूनी मामले की गहराई में जा रहे हैं जिसने हाल में काफी सुर्खियां बटोरी। शोभित कुमार मित्तल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये सिर्फ एक और कोर्ट केस नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि हमारी न्यायपालिका पारिवारिक झगड़ों में कानून के गलत इस्तेमाल को लेकर कितनी सजग है, खासकर जब आरोप सिर्फ हवा में हो। हमारे पास इस केस से जुड़े कोर्ट के दस्तावेज हैं, कुछ कानूनी विश्लेषण भी हैं। हमारा मकसद है इन सबको खंगालना और ये समझना कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों पति के भाई शोभित मित्तल के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी। इसके पीछे तर्क क्या था, किन पुराने अहम मामलों का हवाला दिया गया, और सबसे जरूरी, इस फैसले का आगे चलकर पारिवारिक मुकदमों और हमारी न्याय व्यवस्था पर क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मामला अदालत तक पहुंचा कैसे? एक पारिवारिक अनबन कानूनी लड़ाई कैसे बन गई? जी हाँ, कहानी शुरू होती है जब श्रीमती ज्योति गर्ग ने 9 नवंबर 2023 को मेरठ के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर नंबर था 3472023 और ये एफआईआर थी उनके पति मोहित मित्तल, सास शशि मित्तल और पति के भाई यानी अपीलकर्ता शोभित कुमार मित्तल के खिलाफ। अच्छा, तो परिवार के 3 सदस्यों के खिलाफ। और आरोप क्या थे, किन धाराओं में केस दर्ज हुआ? ये धाराएं तो अक्सर सुनने में आती हैं ऐसे मामलों में। बिल्कुल। एफआईआर में आईपीसी की धारा 323 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना और धारा 498 यानी पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। जी। और साथ ही दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 भी थी, दहेज देना लेना और दहेज मांगना। तो हाँ, ये गंभीर धाराएं हैं। के अनुसार पहला कि शादी के बस 10 दिन में ही शिकायतकर्ता को दहेज के लिए तंग किया जाने लगा। दूसरा कि अपीलकर्ता यानी शोभित मित्तल, पति और सास ने उनसे एक सहमति पत्र पर साइन करवाए और उसके बाद ही ससुराल में रहने दिया। और तीसरा, ये काफी गंभीर आरोप है कि 10 दिसंबर 2022 को बार बार दहेज के लिए परेशान करने के कथित तनाव से शिकायतकर्ता के ब्रेन की नस फट गई, जिससे उनके दाहिने हाथ पैर में लकवा पैरालिसिस हो गया। जी, ये वाकई बहुत ही संगीन इल्जाम है, खासकर से सीधे सीधे दहेज प्रताड़ना से जोड़ना। तो जाहिर है इन आरोपों से परेशान होकर अपीलकर्ता शोभित मित्तल यानी पति के भाई ने एफआईआर रद्द करवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी। अच्छा, रिट याचिका दायर की होगी अनुच्छेद 226 के तहत। जी हाँ, बिल्कुल। रिट याचिका संख्या 26/746/2024। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जब किसी को लगता है कि एफआईआर गलत है। तो हाईकोर्ट ने क्या कहा? क्या शोभित मित्तल को राहत मिली वहां से? नहीं, हाईकोर्ट ने 27 फरवरी 2024 के अपने आदेश में एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। ओह, क्यों? उनका मानना था कि एफआईआर को पहली नजर में देखने पर, मतलब प्रथम दृष्टया, एक संज्ञेय अपराध बनता दिख रहा है। प्रथम दृष्टया मतलब ऊपरी तौर पर देखने पर, गहराई में जाए बिना। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने एक और दिलचस्प बात नोट की थी कि याचिका तो एफआईआर रद्द करने की थी, लेकिन अपीलकर्ता ने मुख्य रूप से सीआरपीसी की धारा 41A के तहत गिरफ्तारी से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। 41A, ये तो वो नोटिस फॉर अपीयरेंस वाला सेक्शन है ना, कि पुलिस बिना जरूरत गिरफ्तार ना करे। जी वही। तो हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी और इसी इनकार के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अच्छा, तो हाईकोर्ट ने मना कर दिया। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। यहाँ बात असल में दिलचस्प हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं आरोपों को किस नजर से देखा, हाईकोर्ट से अलग क्या सोचा? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता शोभित मित्तल के खिलाफ जो आरोप थे वो बहुत ही अस्पष्ट और सामान्य थे। वेग एंड ऑमनिबस? अस्पष्ट और सामान्य मतलब क्या कमी थी उनमें? घटनाओं का ब्यौरा नहीं था क्या? बिल्कुल। कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन आरोपों में कानूनी मजबूती नहीं है, क्योंकि एक तो उत्पीड़न की किसी खास घटना का जिक्र ही नहीं था, बस एक आम बात कह दी गई। दूसरा, कब, कहां, कैसे उत्पीड़न हुआ, इसका कोई ब्यौरा नहीं था। मतलब तारीख, जगह, तरीका कुछ भी साफ नहीं था। और दहेज के बारे में क्या मांगा, कितना मांगा? वही बात, किस तरह का या कितना दहेज मांगा गया, इसका भी कोई विवरण नहीं था। आरोप था पर स्पेसिफिक्स गायब थे। यानी सिर्फ परेशान किया या दहेज मांगा कह देना कोर्ट की नजर में काफी नहीं था, ठोस बातें चाहिए थी। सही कहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हर आरोप को कानूनी प्रावधानों के लिहाज से देखा। अच्छा, एक एक करके। हाँ, जैसे धारा 323 चोट पहुंचाने वाली। कोर्ट ने कहा कि जो कथित उत्पीड़न था और जो शिकायतकर्ता को ब्रेन में चोट लगी,
उसके बीच कोई सीधा नजदीकी संबंध मतलब प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप स्थापित नहीं हो पा रहा था। सीधा संबंध नहीं, मतलब ये साबित नहीं हो रहा था कि उत्पीड़न की वजह से ही वो चोट लगी। जी, एफआईआर में ऐसा कुछ खास बताया ही नहीं गया था कि अपीलकर्ता शोभित मित्तल ने ऐसा क्या किया जिससे सीधे तौर पर वो चोट लगी हो। ठीक है, और धारा 498A क्रूरता वाली? उस पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ये कह देना कि दहेज के लिए मानसिक रूप से परेशान किया, ये 498A के तहत क्रूरता साबित करने के लिए काफी नहीं है। क्रूरता की कानूनी परिभाषा के लिए खास उदाहरण चाहिए होते हैं। जैसे कि क्या कहा, क्या किया, कब किया? हाँ बिल्कुल, ऐसे सामान्य गोलमोल आरोप कानूनी कसौटी पर खरे नहीं उतरते। और दहेज अधिनियम की धाराएं 3 और 4? वही तर्क वहां भी लगा। जब दहेज की मांग या लेन देन का कोई ठोस विवरण ही नहीं है तो वो आरोप भी अस्पष्ट और सामान्य माने गए और कानूनी तौर पर टिक नहीं पाए। तो कोर्ट का मानना था कि आरोप इतने ढीले ढाले थे कि उनसे कानून की संबंधित धाराओं के तहत कम से कम शोभित मित्तल के खिलाफ अपराध बनता ही नहीं दिख रहा था। अपने इस विश्लेषण को मजबूत करने के लिए क्या कोर्ट ने किन्हीं पुराने फैसलों मतलब नजीरों का हवाला दिया? जी हाँ बिल्कुल, यहीं पर स्थापित कानूनी सिद्धांत काम आते हैं। कोर्ट ने मुख्य रूप से 2 ऐतिहासिक मामलों का जिक्र किया। कौन से? पहला, हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल। ये 1992 का बहुत मशहूर केस है। हाँ, भजनलाल केस तो एफआईआर रद्द करने के मामलों में हमेशा सुना जाता है। जी, ये उन असाधारण परिस्थितियों की लिस्ट देता है जब हाई कोर्ट अपनी शक्ति इस्तेमाल करके एफआईआर रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला भजनलाल केस के 2 सिद्धांतों के दायरे में आता है। कौन से 2 सिद्धांत? पहला, जब एफआईआर के आरोप अगर उन्हें सच भी मान लें तब भी पहली नजर में कोई अपराध नहीं बनाते। और 7वां, जब क्रिमिनल केस साफ तौर पर दुर्भावनापूर्ण हो, मतलब गलत इरादे से या बदला लेने के लिए शुरू किया गया हो। अच्छा, तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि शोभित मित्तल के खिलाफ आरोप अस्पष्ट थे, वो पहली नजर में अपराध नहीं बनाते थे, इसलिए भजनलाल का सिद्धांत यहाँ पूरी तरह लागू होता है। ये तो बहुत पुरानी नजीर हुई पर आज भी प्रासंगिक है। और दूसरा केस? हाँ, दूसरा मामला जिसका जिक्र हुआ वो है दारा लक्ष्मी नारायण बनाम बिहार राज्य। ये हाल का ही है, 2024 का। अच्छा, इसमें क्या खास बात थी? इसमें कोर्ट ने कुछ बहुत ही अहम और कह सकते हैं चिंताजनक बातें कहीं। इस केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वैवाहिक विवादों में कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग पर चिंता जताई। किस तरह के दुरुपयोग पर? जैसे कि पति के पूरे परिवार को, दूर दूर के रिश्तेदारों को भी केस में घसीटने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उस पर। हाँ, ये तो अक्सर सुनने में आता है कि सबका नाम लिखवा दिया जाता है। बिल्कुल। कोर्ट ने अदालतों को सावधान किया कि वे ऐसे मामलों में ज्यादा सतर्क रहें ताकि बेगुनाह रिश्तेदारों को परेशानी न हो। और ये भी कहा कि धारा 498A का दुरुपयोग अक्सर आपसी रंजिश निकालने या समझौते के लिए दबाव बनाने की रणनीति, प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर हो रहा है। ये तो बहुत गंभीर बात है। एक कानून जो सुरक्षा के लिए बना वो हथियार बन रहा है। जी, और कोर्ट ने चेताया कि अगर ऐसे अस्पष्ट और सामान्य आरोपों को बिना जांच के आगे बढ़ने दिया गया तो ये कानून के राज का मजाक होगा और दुरुपयोग को बढ़ावा मिलेगा। दारा लक्ष्मी केस का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण था यहाँ। तो मतलब दारा लक्ष्मी केस ने इस बात पर मोहर लगा दी कि अदालतों को रिश्तेदारों के खिलाफ आरोपों को बहुत ध्यान से देखना होगा। बिल्कुल। इस ताज़ा फैसले पर भरोसा करके सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्थापित कानून को दोहराया ही नहीं, बल्कि वैवाहिक झगड़ों में पूरे कुनबे को लपेटने की प्रवृत्ति पर अपनी नाखुशी भी जाहिर की। तो इन सारे विश्लेषणों, आरोपों की जांच और भजनलाल व दारा लक्ष्मी जैसी नजीरों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला क्या रहा, और उससे भी जरूरी इस फैसले का मतलब क्या निकलता है? अंतिम आदेश एकदम साफ था। पहला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो आदेश रद्द कर दिया गया जिसने एफआईआर रद्द करने से मना किया था। ठीक है। दूसरा, एफआईआर नंबर 3470223 और उससे जुड़ी सारी कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ अपीलकर्ता शोभित कुमार मित्तल के संबंध में रद्द कर दी गई। यानी बाकी आरोपियों के खिलाफ मामला चलता रह सकता है। ये फैसला सिर्फ भाई के लिए था। जी, ये फैसला केवल अपीलकर्ता शोभित मित्तल के लिए था। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि इस फैसले में जो बातें कही गई हैं उनका असर पति पत्नी के बीच चल रहे किसी और केस पर नहीं पड़ेगा। उनका फैसला अपने सबूतों के आधार पर होगा। ठीक है, तो शोभित मित्तल के लिए एफआईआर रद्द। अब इसके मायने क्या हैं?
भविष्य के लिए क्या संकेत हैं इससे? इसके मायने काफी अहम हैं और शायद दूर तक जाएंगे। पहला, आरोपों में विशिष्टता की जरूरत। ये फैसला एक तरह से स्टैंडर्ड सेट करता है कि एफआईआर या शिकायत में अब ठोस डिटेल्स देनी होंगी। मतलब सिर्फ गोलमोल बातें नहीं चलेंगी। हाँ, सिर्फ सामान्य आरोप लगाना काफी नहीं होगा, वरना एफआईआर रद्द होने का खतरा रहेगा। दूसरा, कानूनी दुरुपयोग पर रोक। ये फैसला धारा 498A और दहेज कानूनों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वालों के लिए कड़ा संदेश है। एक तरह की चेतावनी। बिल्कुल। तीसरा, हाई कोर्ट के लिए मार्गदर्शन। यह हाई कोर्ट्स को भी एक साफ उदाहरण देता है कि उन्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ऐसी अस्पष्ट और शायद दुर्भावनापूर्ण एफआईआर को रद्द करना चाहिए। और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, निर्दोष रिश्तेदारों का संरक्षण। ये फैसला बेगुनाह घरवालों जैसे भाई बहन, देवर ननद या दूर के रिश्तेदार जिन्हें अक्सर बस नाम के लिए घसीट लिया जाता है, उनके अधिकारों की रक्षा पर जोर देता है। तो मतलब ये कि अगर किसी रिश्तेदार का नाम एफआईआर में सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो परिवार का सदस्य है, बिना ये बताए कि उसने ठीक क्या गलत किया, तो अब अदालतों से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। हाँ, ये फैसला इसी तरफ इशारा करता है। अदालतों से उम्मीद है कि वे आरोपों को गंभीरता से परखें, देखें कि हर आरोपी के खिलाफ खास और ठोस आरोप हैं या नहीं। अगर हम संक्षेप में देखें तो कोर्ट ने पाया आरोप अस्पष्ट और सामान्य थे, उनमें ठोस जानकारी कब, कहां, कैसे की भारी कमी थी, कथित उत्पीड़न और चोट में सीधा ताल्लुक साबित नहीं हुआ, और 498A के दुरुपयोग की चिंता असली है, जिसे अक्सर बदला लेने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन नतीजों तक पहुंचने के लिए कोर्ट ने तथ्यों का ध्यान से विश्लेषण किया और भजन लाल व दारा लक्ष्मी नारायण जैसे स्थापित कानूनी सिद्धांतों का सहारा लिया। तो कुल मिलाकर शोभित मित्तल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का यह फैसला पारिवारिक विवादों में अदालती सूझबूझ और विवेक के महत्व को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर साफ किया है कि क्रिमिनल लॉ का मकसद न्याय दिलाना है, किसी को तंग करने का औजार बनना नहीं। ये फैसला एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है ना? एक तरफ असली पीड़ितों के हक की हिफाजत और दूसरी तरफ अस्पष्ट आरोपों के जरिए कानूनी प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल को रोकना। बिल्कुल सही कहा। ये फैसला इस उसूल को मजबूती देता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की साख बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कार्यवाही सिर्फ ठोस, खास और भरोसेमंद आरोपों पर हो, न कि सिर्फ हवाई इल्जामों पर। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये जटिल पारिवारिक झगड़ों में क्रिमिनल लॉ के ज्यादा बारीक, सोचे समझे और इंसाफ पसंद इस्तेमाल की तरफ एक कदम है। ये पक्का करने की कोशिश है कि कानून का कवच सिर्फ उन्हें मिले जिन्हें वाकई जरूरत है, न कि ये आपसी हिसाब बराबर करने का मंच बन जाए। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। देखिए, एक तरफ तो अदालतें कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एफआईआर में ज्यादा ठोस जानकारी मांग रही हैं, जो कि सही भी है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा कानूनी सिस्टम उन असली पीड़ितों की बेहतर मदद कैसे कर सकता है जो शायद सदमे में हों, डरे हुए हों या जिन्हें कानूनी बारीकियों का पता ना हो, और वो अपनी कहानी को उतने साफ और कानूनी तौर पर जरूरी विवरणों के साथ दर्ज ना करा पाएं। हाँ, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि इंसाफ की तलाश में कोई असली पीड़ित सिर्फ इसलिए पीछे रह जाए क्योंकि वो अपनी आपबीती को कानूनी मानकों के हिसाब से लिखवा नहीं पाया। न्याय और निष्पक्षता दोनों कैसे सुनिश्चित हों, ये संतुलन साधना वाकई एक बड़ी चुनौती है।